हाय फ्रेंड्स, आज जो बिहार सिविल कोड हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है यह 14 होने वाला है। इससे पहले जो हमारा 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है और आगे भी पूछने की ज्यादा संभावना बनती है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि बिहार सिविल कोड के रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से तत्सम शब्द जो है ये कौन सा है। निम्न में से तत्सम शब्द जो है ये कौन सा है। देखो, वे शब्द या वे संस्कृत शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयुक्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निराश। निराश जो है ये तत्सम शब्द है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से तद्भव शब्द जो है ये कौन सा है। निम्न में से तद्भव शब्द जो है ये कौन सा है। देखो, वे संस्कृत शब्द जो मूल रूप से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सॉफ्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 3 नंबर प्रश्न है कि सकाम का विलोम शब्द जो है ये क्या है। सकाम का विलोम शब्द जो है ये क्या होने वाला है। देखो, सकाम का विलोम शब्द होता है ये निष्काम। क्या होता है, ये निष्काम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निष्काम। ठीक है, निष्काम होता है। और ये कुरकुम क्या है, ये जो कुरकम जो है ये कुरकर्म, ये कुरकर्म का होता है, क्या कहते हैं, सुकर्म होता है। ठीक है, और निष्फल, और निष्फल का जो होता है ये फल होता है, यानी कि उल्टा शब्द की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द जो है ये कौन सा है। देखो, शुद्ध वर्तनी शब्द यानी कि मतलब ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो कि वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आज्ञा। क्या लिखा हुआ है, तो आज्ञा लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 5 नंबर प्रश्न है कि जो कम जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द जो है ये क्या होता है। देखो, जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है अल्पज्ञ। क्या होता है, तो उसके लिए एक शब्द होता है अल्पज्ञ होता है, कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अल्पज्ञ। जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द होता है अल्पज्ञ। और जो बिना वेतन कार्य करता हो, जो बिना वेतन कार्य करता हो उसके हम लोग क्या कहते हैं, अब अवैतनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तब। ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 6 नंबर प्रश्न है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या होने वाला है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या होता है। देखो, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द जो है मतलब बात करें तो जैसे घोटक हो गया, क्या कहते हैं, जैसे घोटक हो गया, अश्व हो गया, घोड़ा हो गया, है हो गया, सेंघब हो गया, यानी कि ऑप्शन के अनुसार जो इसका प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाजी। क्या हो जाएगा, ये वाजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 7 नंबर में प्रश्न है कि पृथ्वी अल्प किसकी रचना है। पृथ्वी अल्प जो है ये किसकी रचना है। देखो, पृथ्वी अल्प जो है ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखो, इनकी अन्य रचनाएं की हम बात करें जैसे कलापांतर हो गया, शिला पंख हो गया, चमकीला हो गया, नाज हो गया, निर्माण हो गया, ये सभी है इसका रचना, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 8 नंबर प्रश्न है कि विद्यमान का समानार्थी शब्द जो है ये क्या होता है। विद्यमान का समानार्थी शब्द जो है ये क्या होता है। देखो, विद्यमान का समानार्थी शब्द होता है उपस्थित। क्या होता है, ये उपस्थित होता है, कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपस्थित। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न में क्या है कि 9 नंबर प्रश्न है कि आसमान पर चढ़ना मुहावरों का अर्थ क्या है। आसमान पर चढ़ना मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या होता है। देखो, आसमान पर चढ़ना मुहावरों का अर्थ होता है कि अत्यधिक प्रशंसा करना। क्या होता है, कि अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अत्यधिक प्रशंसा करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि अपना हाथ जगन्नाथ लोकती का अर्थ क्या है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकती का अर्थ जो है ये क्या है। देखो, अपना हाथ यानी कि जगन्नाथ लोकती का अर्थ होता है कि अपने हाथ से काम करना। क्या होता है, कि अपने हाथ से काम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अपने हाथ से काम करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 11 नंबर प्रश्न क्या है कि उसके आंसुओं से डैश होकर रवि ने उसकी बात मान ली है। उसके आंसुओं से डैश होकर रवि ने उसकी बात मान ली। देखो, उसके आंसुओं से यानी कि द्रवीभूत होकर रवि ने उसकी बात मान ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें 12 नंबर की, लुप्त का समानार्थी शब्द जो है ये क्या होता है। लुप्त का समानार्थी शब्द जो है ये क्या होता है। देखो, लुप्त का समानार्थी शब्द जो होता है ये गायब होता है। क्या होता है, ये गायब होता है, कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गायब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 13 नंबर प्रश्न है कि उस डैश वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहां से हिल ना सका।
उस डैश वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहां से हिल ना सका। देखो उस सुरमय क्या है कि उस सुरमय वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहां से हिल ना सका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सुरमय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 14 नंबर प्रश्न है कि विपिन का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या है। विपिन का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या होता है। देखो विपिन का पर्यायवाची शब्द जैसे अरण्य हो गया, क्या कहते हैं, अरण्य हो गया, जंगल हो गया, कानन हो गया, ये सब होता है। तो ऑप्शन के अनुसार जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन ए हो जाएगा वन। क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 15 नंबर प्रश्न है कि हमारे क्षेत्र से 30 डैश चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र से 30 डैश चुनाव लड़ रहे हैं। देखो हमारे क्षेत्र से 30 यानी कि उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उम्मीदवार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 16 नंबर प्रश्न है कि विधि का विलोम शब्द जो है ये क्या होता है। विधि का विलोम शब्द जो है ये क्या होता है। तो विधि का विलोम शब्द होता है ये निषेध। क्या होता है, ये निषेध होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निषेध। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 17 नंबर में प्रश्न क्या है कि कर्मचारियों को अवकाश की डैश दे दिया गया था। कर्मचारियों को अवकाश की डैश दे दिया गया था। देखो कर्मचारियों को अवकाश की सूचना दे दी गई थी। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सूचना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सूचना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न बताना है कि शुद्ध वर्तनी बताना है कि ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो कि वो सही लिखा हुआ है। ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो कि वो जो है सही लिखा हुआ है। देखो ऑप्शन नंबर बी में जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है संप्रदाय। क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है संप्रदाय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। फिर वही प्रश्न है, इसमें कौन सा ऐसा स्पेलिंग है जो कि वो सही लिखा हुआ है। देखो धुलाई, धुलाई ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है धुलाई। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से तत्सम शब्द जो है ये कौन सा है। निम्न में से तत्सम शब्द जो है कौन सा है। देखो सरकरा, सरकरा जो है ये क्या है, सरकरा ये तत्सम शब्द है। ठीक है, सरकरा जो है ये क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। जबकि देखो यदि हम बात करें कि सरकरा, सरकरा का तद्भव शब्द क्या होता है, तो ये शक्कर होता है। इसे भी याद रखना। ठीक है, सरकरा का तद्भव रूप जो क्या होता है, ये शक्कर होता है। ठीक है, ये शक्कर होता है तद्भव रूप। ठीक है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि तद्भव शब्द जो है ये कौन सा है। देखो तद्भव शब्द की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है बाह। क्या हो जाएगा, ये बाह हो जाएगा। देखो बाह का तत्सम शब्द जो होता है ये भुजा होता है। इसे भी याद रखना। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होता है, ये भुजा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर प्रश्न है कि उर्वरा का विलोम शब्द जो है ये क्या है। उर्वरा शब्द का विलोम शब्द क्या है। उर्वरा का विलोम शब्द जो है ये क्या है। देखो उर्वरा का विलोम शब्द जो होता है ये ऊसर होता है। क्या होता है, ये ऊसर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऊसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी है, यानी कि ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो कि वो सही लिखा हुआ है। ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो कि बिल्कुल जो है सही लिखा हुआ है। देखो अनोविका, क्या है, अनोविका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर आकर लग जाएगा। ठीक है, तो अनविका, ठीक है, ये बिल्कुल जो है क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। बाकी की बाकी सब क्या है, गलत लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 24 नंबर प्रश्न है कि जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश का एक शब्द क्या है। यानी कि जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द जो है ये क्या होने वाला है। देखो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द होता है सुग्रीव। क्या होता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, वो सुग्रीव होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 25 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि झटका का विलोम शब्द जो है ये क्या होता है। झटका का विलोम शब्द क्या होता है। देखो रक्षा, रक्षा या बचाव, क्या होता है कि रक्षा या बचाव होता है। झटका का विलोम शब्द होता है कि रक्षा या बचाव होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। रेखांकित खंड को क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, यानी कि बताइए इसमें कि राम शक्ति के उपासक थे। राम जो है शक्ति के उपासक थे। राम शक्ति के उपासक थे। देखो शक्ति का एक पर्यायवाची शक्त है। ठीक है, शक्ति का एक क्या होता है, उपासक क्या होता है, तो सॉरी क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, ये शाक्त होता है। ठीक है, क्या होता है, शाक्त होता है, जिसमें प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर शाक्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 27 नंबर प्रश्न की दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। ठीक है, तो जिसमें सहन शक्ति हो, जिसमें सहन शक्ति हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसमें सहन शक्ति हो उसके लिए एक शब्द बताना है। तो
जिसमें सहन शक्ति हो, उसके लिए एक शब्द होता है, क्या कहते हैं, सहिष्णु। क्या होता है, सहिष्णु होता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सहिष्णु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि इसमें से कौन सा स्पेलिंग है जो कि वो सही लिखा हुआ है। देखो विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो है ना विशेषण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। देखो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरों का अर्थ होता है कि मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। क्या होता है कि मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 30 नंबर में प्रश्न है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। इनकी इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या होता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो है ये क्या होता है। देखो इंद्र का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें, जैसे सूरपति हो गया, अमरपति हो गया, पुरंदर हो गया, देवपति हो गया, तो ये सब होता है। तो यदि हम ऑप्शन के अनुसार हम बात करें तो ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो ये सूरपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये सूरपति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सूरपति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 31 से लेकर 35 तक गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि गद्यांश आपको साइड से देख रहा होगा, तो सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है आप आंसर कीजिए। ठीक है, तो चलिए गद्यांश सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। तो प्रश्न है कि बुझे बुझे दिलों का आशय है, बुझे दिलों का आशय है, बताइए बुझे दिलों का क्या है, आशय है। देखो यहाँ पर प्रस्तुत वाक्यांश में कवि ने मनुष्य की उदारता, यश और प्रचंड मतलब कर्मशील रूप को चित्रित किया है, और वह हमें मुझे दिलों अर्थात की निराशा में घिरे लोगों जो कि क्या है जीवन में खुशियां और उत्साह भर देने की प्रेरणा दे रहा है। इनकी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 32 नंबर प्रश्न क्या है कि कवि कवि ने किन किन से प्रेरणा लेने की बात की है। कवि ने किन किन से प्रेरणा लेने की बात की है। देखो कवि ने मनुष्य को प्रकृति के सूर्य, द्वीप और नदी आदि से प्रेरणा लेने की सीख दी है, क्योंकि प्रकृति के ये उत्पादन यानी कि सदैव बिना किसी भय के अपने कर्म पथ पर अडिग होकर चलते रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जैसा कि गद्यांश आपको साइड से दिख रहा होगा, सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद आपको आंसर समझ में आने वाला है। तो 33 नंबर प्रश्न है कि अखंड दीप से जलों में अलंकार है। अखंड दीप से जलों में अलंकार है। देखो अखंड दीप से जलों में उपमेय या अपमान की समानता व्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपमा अलंकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 34 नंबर प्रश्न है कि कवि ने किस कैसे मुद्दे बुझने के लिए कहा है। कवि ने कैसे बुझने के लिए कहा है। देखो कवि ने स्पष्ट रूप से बताया कि मनुष्य को आत्मविश्वास के साथ शान से जीना चाहिए, ताकि उसके जीवन में सभी प्रेरणा ले सके, और जब मृत्यु हो तो वह भी यश में गौरववंती हो। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शान से। क्या हो जाएगा, ये शान से हो जाएगा। प्रश्न है कि कवि ने कैसे बुझने के लिए कहा है। तो कवि ने देखो यहाँ पर शान से बुझने के लिए कहा है, कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शान से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है 35 नंबर, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि काव्यांश का मूल भाव है। काव्यांश का मूल भाव जो है यहाँ पर क्या है। देखो मनुष्य को बाधाओं की परवाह न कर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, अर्थात अपने कर्मों से प्रेम या स्नेह के दीप जलाने चाहिए, जिसमें ऐश्वर्य रखने वाले लोग भी अपने क्या कहते हैं समीप आ जाए, और निराश लोगों के जीवन में भी उत्साह भर जाए। अतः वाक्यांश का मूल भाव है कि मनुष्य को कर्मशील जीवन जीना चाहिए, कर्मशील जीवन जीना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्मशील जीवन जीना चाहिए। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।